Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you are doing well. स्वागत है आपका हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में जहां पर हम एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को वर्ड टू वर्ड कवर कर रहे हैं। पब्लिक सर्विसेज वाला जो चैप्टर है उसका ये पार्ट नंबर 2 है। थोड़ा सा पोर्शन हमारा लास्ट का रह जाएगा, उसके रिगार्डिंग आपको कल एक लेक्चर प्रोवाइड हो जाएगा रिकॉर्डेड, ठीक है, तो उसको मिस मत करना। थोड़ा सा ही पोर्शन रहेगा लास्ट का, मेजर पोर्शन आज हम कवर कर लेंगे। एंड रात को कल आपकी लाइव क्लास भी होगी 10 बजे, ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखना। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अनअकैडमी के साथ जुड़कर भी अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। आरएम बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अभी तो 16 फरवरी से आरएम बैच स्टार्ट हो गया, आगे जब भी स्टार्ट होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। लक्ष्य बैच भी है, बेसिकली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अभी आपके पास लिमिटेड ऑफर है 21 फरवरी तक कि 30% ऑफ मिल रहा है यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। चाहे आप प्लस कॉम्बो ले रहे हो, चाहे आप आइकॉनिक कॉम्बो ले रहे हो, आपको इस पे बेनिफिट मिलेगा, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। यूज करिएगा कोड स्टडी आईएएस, जो कि है हमारे चैनल का नेम, इसको यूज कर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कोई भी और डाउट है, ये रहा नंबर, यहाँ पर मिलाना घंटी एंड अपने डाउट को सॉल्व कर लेना। यू कैन गेट स्टार्टेड विद 0% EMI एंड ऑप्शनल की तैयारी भी आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन टीचर्स के थ्रू इंटरेक्ट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो 2024 का फाउंडेशन बैच के एडमिशंस ओपन है, आप इसके अंदर भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। चलिए, हमारा स्टेट सर्विसेज का पोर्शन रह गया था, वहां से हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इससे पहले हमने सेंट्रल सर्विसेज को देखा था। सेंट्रल सर्विसेज एंड ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, दोनों को हमने कवर किया, तो हमें डिफरेंस भी समझ आया कि जब हम सेंट्रल सर्विसेज की बात करते हैं, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कहीं ना कहीं जो पर्सोनल होते हैं इन सर्विसेज के, वो कहीं ना कहीं आते हैं। वेयर एज अगर हम यही स्टेट लेवल पर देखें, तो पर्सोनल जो कि स्टेट सर्विसेज के अंदर हैं, जो भी लोग ऑफिसर्स स्टेट सर्विसेज के अंदर हैं, वो एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो मतलब जो अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं, उनका यहाँ पर होल्ड होता है। चाहे वो कोई एक जनरल पोजीशन कहीं ना कहीं एक्वायर किया हो, चाहे कोई फंक्शनल हो, चाहे कोई टेक्निकल उनके पास जॉब हो, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो स्टेट गवर्नमेंट के, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कहीं ना कहीं वो आएंगे। हाउएवर दे ऑक्यूपाई लोअर पोजीशंस। अगर हम वैसे देखें, ज्यादातर हमें लोअर पोजीशन में देखने को मिलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की की, अगर हम स्टेट में बात करते हैं। अभी भी स्टेट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में हमें ज्यादातर आईएएस या आईपीएस देखने को मिलते हैं। उससे नीचे जो ऑफिशियल्स आते हैं, जैसे कि एसडीएम हो गए स्टेट सर्विसेज की अगर हम बात करें, ठीक है, दे आर लोअर इन द पोजीशन देन दोज हेल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज। तो मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज के जो लोग हैं, वो एक अपर पोजीशन कहीं ना कहीं एक्वायर करते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं उन लोगों से जो कि स्टेट सर्विसेज के अंदर कहीं ना कहीं होते हैं। अब नंबर ऑफ सर्विसेज इन अ स्टेट डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, तो ऐसा नहीं है कि सबके अंदर सेम पैरामीटर है या फिर सेम नंबर ऑफ सर्विसेज हैं या फिर सेम कहीं ना कहीं पर्सोनल है कि नहीं इतने ये होंगे इतने ये होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, डिफर करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब कौन कौन सी हमें ऐसी देखने को मिलती है स्टेट के लेवल पर देखें, स्टेट सर्विसेज के अंदर हम देखें तो सिविल सर्विस होती है, पुलिस सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, एग्रीकल्चर सर्विस, मेडिकल सर्विस, वेटरनरी सर्विस, ठीक है। इन दोनों के लिए बेसिकली ये है कि मेडिकल लाइन से आपका ताल्लुकात होना चाहिए। फिर फिशरीज सर्विस, जुडिशियल सर्विस लॉ से रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ सर्विस, एजुकेशनल सर्विस, कोऑपरेटिव सर्विस, रजिस्ट्रेशन सर्विस, सेल्स टैक्स सर्विस, जेल सर्विस एंड सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये सब हमें जो स्टेट सर्विसेज हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। अब ईच ऑफ दीज सर्विसेज, इनको कैसे बोला जाता है, बेसिकली अलग अलग स्टेट के अंदर क्योंकि ये होती है, तो नेम ऑफ द स्टेट को एज अ प्रीफिक्स लगाया जाता है, इनसे पहले लगाया जाता है। अब देखो एग्जांपल भी दिया गया आपकी बुक के अंदर कि अगर आंध्र प्रदेश की हम बात करें, सपोज करिए आंध्र प्रदेश की सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे आंध्र प्रदेश सिविल सर्विस, ठीक है। ऐसे अगर यूपी की अगर हम बात करें, यूपी सिविल सर्विस, ठीक है, ऐसे होता है। एंड ऐसे देखो, आंध्र प्रदेश पुलिस सर्विस, आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस, आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर सर्विस, मेडिकल सर्विस, वेटरनरी सर्विस, ठीक है, ऐसे प्रीफिक्स लगाकर बेसिकली यहाँ पर सर्विस के बारे में बताया जाता है। अमंग ऑल द स्टेट सर्विसेज अगर हम बात करें, जो सिविल सर्विस है
काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है तो काफी एक रुतबा होता है, इसमें भी अगर लोग आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि हमें कैसे हम एसडीएम बन जाए, ठीक है, काफी हायर पोस्ट हमें मिल जाए। इसका भी बहुत ज्यादा रुतबा है, ठीक है, बहुत सारी मूवीज भी बनी है स्पेशली इन बॉलीवुड, आपने बहुत सारी मूवीज इससे रिलेटेड देखी होंगी। तो लाइक द सेंट्रल सर्विसेज, अगर हम स्टेट सर्विसेज की बात करते हैं, यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन है ऑफिसर्स का, ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, फिर क्लास 3, फिर क्लास 4, ठीक है, ऐसे कैटेगरीज के अंदर जो पर्सोनल है उनको डिवाइड किया गया है। Further, state services are also classified into gazetted and non-gazetted officers. अब देखो, इसको हमने कल भी कवर किया था कि gazetted officers और non-gazetted officers में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, gazetted officers वो ऑफिसर्स होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर, ये सब हमें गजेट ऑफ इंडिया के अंदर आता हुआ नजर आता है। ऑल्सो इनके पास पर्क ज्यादा होते हैं, प्रिविलेजेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द नॉन गजेटेड ऑफिसर। इनके सिग्नेचर की भी हायर वैल्यू होती है, ठीक है। तो स्टेट सर्विसेज के अंदर भी हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है गजेटेड क्लास का एंड नॉन गजेटेड क्लास का। ज्यादातर यूजुअली जो क्लास 1 के जो ऑफिसर्स होते हैं या क्लास 2 के, यानी कि ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज के, वो गजेटेड क्लास के अंदर देखे जाते हैं। वाइल क्लास 3 या क्लास 4 या जिसको ग्रुप सी या ग्रुप डी कहते हैं, उनको नॉन गजेटेड कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। आप देखो, ये जो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की सर्विसेज हैं, इनमें भी ग्रुप बी की सर्विसेज में ये हो सकता है कि प्रमोशनल बेसिस पर आप गजेटेड ऑफिसर बन रहे हो, तो स्टेट लेवल पर हमें ये भी देखने को मिल सकता है। द नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गजेटेड क्लास पब्लिश होता है गजेट के अंदर, चाहे उनसे रिलेटेड उनका अपॉइंटमेंट के बारे में बताया जा रहा है, चाहे उनका ट्रांसफर के बारे में नोटिफिकेशन आ रही है, चाहे उनके प्रमोशन के बारे में बताया जा रहा हो या रिटायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी आ रहा हो, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं गजेट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। एंड वाइल दोज ऑफ द नॉन गजेटेड आर नॉट पब्लिश्ड, उनसे रिलेटेड कुछ भी ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता इन द गजेट ऑफ इंडिया। फर्दर, जो मेंबर्स होते हैं गजेटेड क्लास के, उनको ज्यादा प्रिविलेजेस, ज्यादा पर्क्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, एंड वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नॉन गजेटेड क्लास को ज्यादातर नहीं मिलते हैं। ऑल्सो मेंबर्स जो होते हैं गजेटेड क्लास के, उनको ऑफिसर्स कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर होते हैं, ठीक है, इन द गजेटेड क्लास। वेयर एज जो नॉन गजेटेड होते हैं उनको एम्प्लॉइज कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर दे असिस्ट द पीपल हु आर इन द ग्रुप ए एंड ग्रुप बी कैटेगरी, या जो ऑफिसर्स होते हैं उनको असिस्ट करने के लिए होते हैं, उनके अंडर ये काम करते हैं, हैंस उनको एम्प्लॉयज की कैटेगरी में रखा जाता है। एंड जो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी वाले सर्विसेज के अंदर है, उनको ऑफिसर्स कैटेगरी में रखा जाता है। अब देखो, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 ये स्पेसिफाई करता है सीनियर पोस्ट नॉट एक्सीडिंग 33% या फिर 1/3% इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या पुलिस सर्विस हो या इंडियन फॉरेन सर्विस हो, आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड प्रमोशनल बेसिस पर एम्प्लॉयड इन द स्टेट सर्विसेज। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट जो है 1951 का, वो स्पेसिफाई करता है कि 33% से ज्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए, या 1/3 जो रिक्रूटमेंट होगी, चाहे हम आईएएस की बात करते हैं, आईपीएस की बात करते हैं, या आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस की बात करते हैं, यहाँ पर प्रमोशनल बेसिस पर होगी। तो प्रमोशनल बेसिस पर जो स्टेट सर्विसेज के अंदर ऑफिसर्स हैं, एक टाइम के बाद, एक टेन्योर के बाद, जब अच्छा खासा उन्होंने फील्ड वर्क कर लिया होगा, ठीक है, ग्राउंड रियलिटीज उनको पता होंगी, अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लिया होगा, तो प्रमोशन के बेसिस पर अगर छोटी उम्र में कहीं ना कहीं वो इस सर्विस के अंदर आ जाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि जल्दी प्रमोशन मिल जाता है, एंड वो आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के अंदर भी जा सकते हैं। सच प्रमोशंस आर मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। अब देखो, ये जो प्रमोशंस हैं, ये भी ऐसा नहीं है कि बस रात को सपना आया और किसी का नाम दे दिया, ये भी एक सिलेक्शन कमेटी के बेसिस पर होता है, जो कि इनके नाम को रेकमेंड करती है। अब इस सिलेक्शन कमेटी को स्पेशली इस पर्पस के लिए बनाया जाता है, इज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस इन ईच स्टेट। हर स्टेट के अंदर हमें ये सिलेक्शन कमेटी आती हुई नजर आती है, जो कि बोलती है कि हाँ, ये लोग हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ये उन्होंने अचीवमेंट करी है, ये इनकी एज है, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड, एंड देन इट इज डिसाइडेड कि प्रमोशनल बेसिस पर ये हमें आगे जाते हुए नजर आएंगे कि नहीं आएंगे। सच अ कमिटी इज प्रेसाइडेड ओवर बाय अ चेयरमैन। अब कमिटी बैठी है तो एक चेयरमैन भी होंगे जो कि मेन हेड होंगे, और अ मेंबर ऑफ यूपीएससी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर मेंबर ऑफ द यूपीएससी भी हमें देखने को मिलता है। चलो,
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, अगर हम हमारे संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 314, ठीक है, इसके अंदर बताया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज, ठीक है, इनके बारे में बताया हुआ। अब देखो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इनकी रिक्रूटमेंट और इनकी सर्विस कंडीशन। आर्टिकल 309 की अगर हम बात करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, या फिर अगर हम स्टेट लेवल पर देख रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, कि वो रेगुलेट कर सकते हैं रिक्रूटमेंट, सर्विस कंडीशन उन सब लोगों की जो कि पब्लिक सर्विसेज के अंदर हैं, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंटर में हो। अब देखो सेंटर सर्विसेज के अंदर है तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट के पास यहाँ पर पावर है, पर अगर हम स्टेट सर्विसेज की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है विद रिस्पेक्ट टू सीइंग कि उनकी रिक्रूटमेंट कैसे होगी, उनकी सर्विस कंडीशन क्या होगी, ठीक है, ये सब। अंटिल सच लॉ आर मेड, जब तक कि ये लॉ नहीं बनता है इनसे रिलेटेड बिल्कुल स्ट्रिंजेंट, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है या फिर गवर्नर है कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट दीज मैटर्स। अब देखो ये कहा गया था कि जब तक कि ये चीज बहुत क्लियर वे में नहीं आ जाती, इन इम्प्लीमेंटेशन नहीं आ जाती, with respect to the central services we can see that the president will regulate the matter, regulate the recruitment process or the service condition of these officers, whereas अगर हम state level पर देख रहे हैं तो governor will have the major say, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को स्टेट किया गया था कि जब तक नहीं बनते हैं लॉज इनके रिगार्डिंग तब तक प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कहीं ना कहीं इस चीज को देखेंगे। अब देखो रिक्रूटमेंट के अंदर क्या चीजें आती हैं। अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, इसके अंदर आता है एक पर्सन को पब्लिक सर्विसेज के अंदर अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करना कि ये इसके अंदर आ रहे हैं, ऑफिशियली ऑफिस के अंदर आ रहे हैं, इनका सिलेक्शन कैसे हो रहा है, इनकी डेप्यूटेशन कहां पर होगी, प्रमोशन इनका होगा नहीं होगा, अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर अगर हो रहा है कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, ठीक है, ये सब रिक्रूटमेंट कैटेगरी के अंदर आता है। तो विद रिस्पेक्ट टू अगर हम देखें यहाँ पर पार्लियामेंट के पास अधिकार है, अगर हम सेंट्रल लेवल पर देखें, स्टेट लेवल पर देखते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास यहाँ पर इसके रिगार्डिंग अधिकार है। वेरएज अगर हम सर्विस कंडीशन की बात करते हैं इन पब्लिक सर्वेंट्स की, तो क्या आता है देखो सर्विस कंडीशन के अंदर, सर्विस कंडीशन के अंदर आता है इंसान कितना कमा रहा है, क्या उनको पर्क्स मिल रहे हैं। इनको तो ऑफिसर्स को हर चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, मेडिकल फैसिलिटी, अदर फैसिलिटीज ऑल्सो, ठीक है, छोटी छोटी घर की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होती है। तो कंडीशन ऑफ सर्विस की अगर हम बात करते हैं, इनका पे कितना पैसा इनको मिलेगा, इनका कितना अलाउंस मिल रहा है, पीरियोडिकल इंक्रीमेंट इनको विद टाइम कितना मिलने वाला है, लीव कितनी मिलेंगी, प्रमोशन किस बेसिस पर मिलेगा, कितने साल में मिलेगा, इनका टेन्योर क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस कब होगा, ट्रांसफर, डेप्यूटेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ राइट्स इनको क्या क्या अवेलेबल हैं क्या क्या नहीं है, डिसिप्लिनरी एक्शन अगर ये कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो इनके खिलाफ क्या लिया जा सकता है, हॉलीडेज इनको कब मिलेंगी, आवर्स ऑफ वर्क इनका कितना होगा, रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे कि पेंशन, हर बेसिकली मंथली बेसिस पर क्या होता है, इनकी जो सैलरी होती है उसमें से पैसा कट जाता है जो कि बाद में उनको पेंशन के रूप में मिलता है। तो प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, ठीक है, ये सब किसके अंदर आता है, सर्विस कंडीशन कैटेगरी के अंदर आता है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के पास अधिकार है, ठीक है, फॉर द पोस्ट अंडर द सेंटर एंड द स्टेट रिस्पेक्टिवली। अंडर दिस प्रोविजन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर चाहें तो इम्पोज कर सकते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन on the fundamental right of public servant in the interest of integrity, honesty, efficiency, discipline, impartiality, secrecy, neutrality, anonymity या फिर devotion या फिर duty। बेसिकली अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा किसी भी पब्लिक सर्वेंट के फंडामेंटल राइट के ऊपर, एंड वो हमारे लिए जरूरी है अगर हम हमारे देश की सिक्योरिटी को आगे रख रहे हैं, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी को आगे रख रहे हैं, एफिशिएंसी को आगे रख रहे हैं। जैसे कि एक पब्लिक सर्वेंट को कहा जा रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, आप ऐसा नहीं कि आप ये बोलने लग जाओ कि नहीं मेरे पास तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैं इस इन्फॉर्मेशन को दुनिया में किसी को भी बता सकता हूँ, आई कैन कम इन फ्रंट ऑफ द मीडिया एंड से कि हाँ ये चीज हम करने वाले हैं। पर देखो उनके ऊपर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि नहीं ये पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं आएगा, ये एक सीक्रेट बात है जो कि हमारी कंट्री से रिलेटेड है, कंट्री की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो ये आप तक रहेगी। तो इनकी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है अगर वो इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्रीज इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एफिशिएंसी, डिसिप्लिन, ड्यूटी, डिवोशन, एनॉमिटी, ठीक है, ये सब है। Such restrictions are mentioned in the conduct rule
लाइक द सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल, रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल, तो अलग अलग कंडक्ट रूल हैं, ठीक है, इनके अंदर अलग अलग मेंशन है। रेलवे से रिलेटेड अगर हम रेलवे सर्विस की बात करते हैं, रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल के अंदर इनसे रिगार्डिंग बताया हुआ है कि कौन कौन सा फंडामेंटल राइट इनका कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, क्या इनको पर्क्स मिलेंगे क्या नहीं, ठीक है, ये सब। ऐसे ही अगर हम सेंट्रल सर्विसेज की बात करें तो सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल है जो कि इससे रिलेटेड मैटर को देखता है। चलो अब देखते हैं टेन्योर ऑफ द ऑफिस, ठीक है, कब तक काम करने वाले हैं ये। तो अभी तो हमने आर्टिकल 309 कवर किया, आर्टिकल 310 के अंदर बेसिकली टेन्योर ऑफ द ऑफिस के बारे में बताया गया है। मेंबर्स ऑफ द डिफेंस सर्विस, द सिविल सर्विसेज ऑफ द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज, या फिर पर्सन जो कि होल्ड करते हैं मिलिट्री पोस्ट को या फिर सिविल पोस्ट को अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का से आता है, प्रेसिडेंट के पास इस इनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं अधिकार है, वो इनको हटा सकते हैं। पर देखो ऐसा नहीं है कि जब मन चाहे प्रेसिडेंट ने हटा दिया, ठीक है, कि मेरा मन कर रहा है तो आज मैंने किसी को भी हटा दिया, ऐसा नहीं कर सकते, प्रॉपर क्राइटेरिया है। बट प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के बेसिस पर कहीं ना कहीं ऑफिस को होल्ड करते हैं। कौन कौन से लोग? मेंबर्स जो कि डिफेंस सर्विसेज के अंदर है, सिविल सर्विसेज ऑफ द सेंटर के अंदर आते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर हैं, या फिर मिलिट्री पोस्ट के अंदर हैं, या फिर सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर कहीं ना कहीं वो एक्वायर करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम स्टेट लेवल पर देखते हैं तो मेंबर्स जो कि सिविल सर्विसेज ऑफ द स्टेट के पार्ट हैं, या फिर सिविल पोस्ट को कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे हैं अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर होल्ड कर रहे हैं ऑफिस को बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर वो काम कर रहे हैं, चाहे वो सिविल पोस्ट में हो, चाहे हमें और पोस्ट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर गवर्नर का रोल आता है, स्टेट लेवल पर गवर्नर, सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट, ठीक है। हाउएवर यहाँ पर एक्सेप्शन भी है टू दिस जनरल रूल ऑफ डिसमिसल एट द प्लेजर, ठीक है। तो ये जो प्लेजर वाली बात हमने देखी कि ऊपर वाले जितने भी हैं उनसे रिलेटेड प्रेसिडेंट के पास अधिकार है, ठीक है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मैटर है। वेरएज अगर हम स्टेट लेवल पर देख रहे हैं तो प्लेजर ऑफ द गवर्नर का मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर में in order to secure the services of the person having special qualification provide for the payment of compensation to him in two cases। अब देखो कुछ ऐसे हो सकता है कि कुछ सर्विसेज के अंदर जो लोग हैं स्पेशल क्वालिफिकेशन कहीं ना कहीं उन्होंने एक्वायर करी है, दे हैव स्पेशल क्वालिफिकेशन, उसी के बेसिस पर उनका रिक्रूटमेंट हुआ है ना। अब प्रेसिडेंट या गवर्नर चाहे तो उनको कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं दो केसेस के अंदर। अब कंपनसेशन क्या है? कंपनसेशन ये है कि अगर उनकी जो खुद की पोस्ट है, हो सकता है एक टाइम पर उनकी पोस्ट बनाई हो, वो उस पोस्ट को मस्त जिंगलाला तरीके से वो उस पर बैठे हुए हैं, अपना जिंदगी जी रहे हैं, पर ऐसा हो सकता है कि उनकी जो पोस्ट है उसको अबॉलिश कर दिया जा रहा है बिफोर द एक्सपिरेशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, कि उनका एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वो थे पर उसका एक्सपायर हो गया है, वो उससे भी पहले कहीं ना कहीं एक्सपायर होने से पहले ही कहीं ना कहीं उनके पोस्ट को अबॉलिश कर दिया गया। तो एकदम से आप किसी की पोस्ट को अबॉलिश कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का थप्पा लगाता कि नहीं आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर लेकर आए हैं हम, इतने साल तो आप काम करोगे, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा अगर है ये मन में। अब इस टाइम पर यहां पर कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इससे रिलेटेड देखेंगे। सेकेंड कैटेगरी है if he is required to vacate that post for reason not connected with the misconduct of his part। अब देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने मिसबिहेव किया है, हो सकता है कि उन्होंने अपने पर्क्स प्रिविलेजेस का गलत फायदा उठाया है, ठीक है, ऑफिशियल कैपेसिटी में रहते हुए अपने पर्सनल मींस को कहीं ना कहीं फुलफिल करने की कोशिश करी है। अब इन सब से रिलेटेड कोई भी मैटर नहीं है उस पर्टिकुलर इंसान को हटाने का। उन्होंने ऐसा नहीं है कि कुछ गलत किया हो, धांधलाबाजी करी हो या कुछ भी गलत काम किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई भी मिसकंडक्ट ऑन हिज और हर पार्ट उन्होंने नहीं किया है। तो इस टाइम पर उनको वेकेट करना पड़ रहा है अपना ऑफिस, तो भी जो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है वो इनके रिगार्डिंग देखेंगे एंड इनको जो कंपनसेशन है रिलेटेड प्रोवाइड करेंगे। Notably, such a contract can be made only with a new entrant, that is a person who is not already a member of defense service। तो ये सब जो है उन मेंबर्स के लिए नहीं अप्लाई होता जो कि डिफेंस सर्विस के मेंबर हैं, या फिर सिविल सर्विस ऑफ द सेंटर के अंदर हैं, या फिर ऑल इंडिया सर्विस, या फिर सिविल सर्विस ऑफ अ स्टेट के अंदर हैं, ठीक है। न्यू जो एंट्रेंट है उनके लिए अप्लाई होता है जिनकी स्पेशल क्वालिफिकेशन या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर कहीं ना कहीं वो आते हैं,
ठीक है। अब देखो एक और चीज, यहाँ पर सिविल पोस्ट के बारे में बोला गया था, तो सिविल पोस्ट का क्या मतलब होता है? सिविल पोस्ट मींस अपॉइंटमेंट या फिर ऑफिस के अंदर होना या एम्प्लॉयमेंट ऑन द सिविल साइड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द मिलिट्री साइड। अब देखो एक होती है मिलिट्री साइड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एक होता है सिविल साइड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री साइड में भी ऐसा हो सकता है कि मिलिट्री के अंदर भी हमें बहुत सारे ऐसे काम देखने को मिल रहे हैं जो कि सिविल लेवल का है ना। तो इन सबको सिविल पोस्ट कहा जाता है। मिलिट्री या डिफेंस से ये कहीं ना कहीं हटकर होते हैं, अलग होते हैं। चलो, अब सेफगार्ड्स इन सिविल सर्वेंट्स को क्या प्रोवाइडेड है? अगला ही आर्टिकल है आर्टिकल 311। दो रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है ऑन दी अबव डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। अब देखो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर हमने देखा, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ठीक है, यहां पर भी दो रिस्ट्रिक्शन इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर बताए हुए हैं, आर्टिकल 311 के बारे में के अंदर बताए हुए हैं। In other words, it provide two safeguard to civil servant against any arbitrary dismissal from their post। तो ऐसा नहीं कि arbitrary मैनर में या फिर कहीं ना कहीं अपने खुद के खुंदस निकालने के चक्कर में आप किसी सिविल सर्वेंट को हटा रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। दो सेफगार्ड हैं, दो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शंस हैं जो कि इन सिविल सर्वेंट्स को प्रोवाइडेड है। क्या क्या है? A civil servant cannot be dismissed या फिर removed by an authority subordinate to that by which he was appointed। ठीक है, तो जो सिविल सर्वेंट है उनको डिसमिस या रिमूव किया नहीं जा सकता उस अथॉरिटी के द्वारा जो कि सबॉर्डिनेट है उनसे, ठीक है, बाय एन अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू दैट बाय विच ही वाज अपॉइंटेड। तो जिन्होंने इनको अपॉइंट किया उससे सबॉर्डिनेट अथॉरिटी इनको नहीं हटा सकती। अब देखो यहाँ पर दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, एक है डिसमिस्ड, एक है रिमूवल। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर एक ऑफिसर को, एक सिविल सर्वेंट को डिसमिस किया जाता है, इट मींस कि वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपने आप को एंगेज नहीं कर सकते, फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपने आप को एंगेज नहीं कर सकते। वेरएज जब रिमूवल होता है तो आपका जो फ्यूचर में क्या हो सकता है, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है आप उसके अंदर कहीं ना कहीं जा सकते हो, ठीक है, आप और भी जगह काम कर सकते हो। तो ये एक मेजर डिफरेंस हमें डिसमिसल एंड रिमूवल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जिस अथॉरिटी उस सिविल सर्वेंट को लेकर आई है उससे नीचे की अथॉरिटी, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी यहाँ पर कंसर्न है, तो उस पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट को डिसमिस नहीं किया जा सकता या फिर रिमूव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अ सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड या रिमूव, या फिर उनको रैंक में भी कम नहीं किया जा सकता। रैंक में कम करने का क्या मतलब है? रैंक में कम करने का मतलब है जो उनकी पोस्ट थी उससे नीचे वाली पोस्ट पर उनको लेकर आ गए। ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि पेनल्टी के बेसिस पर ये चीज हो जाती है कि आपने ये चीज गलत करी है, अब उसका भुगतान कहीं ना कहीं आपको देना पड़ेगा, ठीक है, कंपनसेशन देना पड़ेगा, आपकी पोस्ट लोअर कर दी जा रही। तो अ सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड, रिमूव्ड या फिर उनकी रैंक कम नहीं किया जा सकती एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी in which he has to be informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges। अब देखो इसमें सिंपल भाषा में ये कहा गया है कि आप किसी सिविल सर्वेंट को, इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इंसान पढ़ लिख कर यहाँ पर पहुंचता है, काफी प्रेस्टिजियस है, आप किसी इंसान को रिमूव नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते या फिर अपनी रैंक से कम नहीं कर सकते जब तक कि एक इंक्वायरी ना बैठ जाए प्रॉपर। अब देखो इनके ऊपर पूरी इंक्वायरी बैठेगी, देखेगी इन्होंने क्या काम किया है, क्या नहीं किया, क्या एक्यूजेशंस इनके ऊपर लग रहे हैं, सब मैटर को देखा जाएगा एंड उसके बाद इनको इन्फॉर्म भी किया जाएगा कि ये चार्जेस हैं आपके अगेंस्ट एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं डिफेंड कर सको, आप अपनी साइड ऑफ द स्टोरी को आगे लेकर, ठीक है। तो यहां पर बिना इंक्वायरी के उनको डिसमिस नहीं किया जा सकता। ये दो सेफगार्ड जो है ये किन को अवेलेबल है? उन मेंबर्स को अवेलेबल है जो कि सिविल सर्विसेज ऑफ द सेंटर के अंदर है, ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर है, द सिविल सर्वेंट ऑफ द स्टेट के अंदर है, ठीक है, स्टेट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंदर है। उसके बाद टू पर्सन होल्डिंग सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर या स्टेट, सिविल पोस्ट कहीं ना कहीं वो एक्वायर करते हैं, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो स्टेट में हो, एंड नॉट टू द मेंबर्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज। तो जो मेंबर्स हैं डिफेंस सर्विसेज के उनको ये अवेलेबल नहीं है, या फिर जो होल्ड करते हैं मिलिट्री पोस्ट उन तक भी ये अवेलेबल नहीं है। ये जो दो हमने सेफगार्ड्स देखे ये, ठीक है, ये दो सेफगार्ड सिर्फ सिविल सर्वेंट्स जो कि सेंट्रल लेवल पर हैं, स्टेट लेवल पर हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर है, ठीक है, जो सिविल पोस्ट के अंदर है उनको ये अवेलेबल है। चलो, हाउएवर ये जो सेकंड वाला सेफगार्ड है इंक्वायरी बैठाने वाला, ये भी कुछ के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, इज नॉट अवेलेबल
इन दी फॉलोइंग 3 केसेस, ठीक है, 3 केसेस के अंदर ये अप्लाई नहीं होगा। पहला तो ये जहां पर एक सिविल सर्वेंट को डिसमिस कर दिया गया है या रिमूव कर दिया गया है या फिर रैंक में रिड्यूस कर दिया गया है ऑन द ग्राउंड ऑफ कंडक्ट विच हैज लेड टू द कन्विक्शन ऑन अ क्रिमिनल चार्ज। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट ने बहुत ही ज्यादा भयंकर वाला अपराध कर दिया, किसी को मार दिया है, मर्डर कर दिया है, ठीक है, क्रिमिनल चार्ज उनके ऊपर लग गया। तो इस टाइम पर तो ऐसा नहीं है ना कि अरे कोई बात नहीं, मर्डर ही तो हुआ है, पर आप तो सिविल सर्वेंट है, आपके ऊपर हम एक इंक्वायरी बैठाएंगे, आपको पूरा समय देंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। तो इस टाइम पर कोई इंक्वायरी नहीं बैठेगी क्योंकि आपने गलत काम किया है, इससे गलत तो कोई हो ही नहीं सकता, क्रिमिनल चार्ज आपके ऊपर लग गया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा वेयर द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू डिसमिस या रिमूव अ सिविल सर्वेंट या फिर रिड्यूस करना उनको रैंक से इज सेटिस्फाइड दैट फॉर सम रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इट इज नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल टू होल्ड सच इंक्वायरी। अब देखो जिस पर्टिकुलर अथॉरिटी ने कहीं ना कहीं इनको रिमूव किया है, इस पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट को हटाया है या फिर डिसमिस किया या रिमूव किया या फिर अपनी रैंक से कम किया है, अगर वो पर्टिकुलर अथॉरिटी 100% अश्योर है कि नहीं भैया इनको हटाना ही है, इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं, ठीक है, इनको हटाना ही पड़ेगा, 100% वो श्योर है, सेटिस्फाइड है, एंड कहीं ना कहीं उनको भी पता है ये रीजनेबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है कि हम इंक्वायरी बैठाने बैठे और उसके बाद कोई डिसीजन लें, तो इस टाइम पर यहाँ पर कोई इंक्वायरी नहीं बैठेगी। थर्ड केस है जहां पर प्रेसिडेंट या गवर्नर सेटिस्फाई हो जाते हैं दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इट इज नॉट एक्सपीडियंट टू होल्ड सच इंक्वायरी। कहीं ना कहीं देश की सिक्योरिटी की जब मैटर आता है, देश के ऊपर अगर ये बात आती है कि नहीं देश के ऊपर कुछ गलत नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर इस चीज को कह सकते हैं कि नहीं अभी ठीक नहीं है इंक्वायरी को बैठाना, इससे रिलेटेड हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ है 3 केसेस हैं जहां पर ये है कि होल्डिंग इंक्वायरी इज नॉट लाइक कि आपको करनी है, इंक्वायरी के बगैर कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये 3 केसेस हैं। अब देखो यहाँ पर आपको फोटो देखने होंगे, मिलने होंगे, अजीत डोभाल जी हैं, ठीक है, किरण बेदी जी हैं, इनका कोई भी कंसर्न नहीं है बगल वाले पार्ट से, ठीक है, बस इनकी फोटो लगाई है जिससे थोड़ा सा आपको याद रहे, ठीक है। ये पीपीटीज एंड ऑल को कोशिश करी जाती है थोड़ा कलरफुल बनाया जाए क्योंकि इट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्ट कि अगर आप इमेजेस को देखते हो, कलर्स एंड ऑल को देखते हो, ज्यादा देर तक वो आपके दिमाग में रहता है, स्पेशली येलो कलर, ठीक है। तो इट इज नॉट ओनली जस्ट फॉर द डेकोरेटिव पर्पस, इट इज फॉर यू ओनली, जिससे आपको याद रहे, आप इसको अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर पाए, समझ पाए, याद कर पाए, ठीक है। लेक्चर आपको अच्छा लगा, लाइक का बटन दबा देना। ऑल्सो देखो छोटा सा पार्ट रह गया है, वो पार्ट आपको कल रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, छोटा सा पार्ट, तो उसको जरूर देखना। मैं टेलीग्राम चैनल पर हमारे जो ऑफिशियल है वहां पर उसको शेयर कर दूंगी, ठीक है। एंड कल आपकी रात को 10 बजे भी क्लास होगी जब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो 10 PM आप आ जाना, 10 PM आपकी क्लास होगी, याद से आ जाना, ठीक है। लाइक का बटन दबा दो, स्टडी आइज को सब्सक्राइब नहीं किया है, स्टडी आइज को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, मोर देन 160 लेक्चर्स हमारे हो गए हैं, ठीक है, प्लस ही हो गए हैं, बल्कि ज्यादा ही होंगे, 1-2 नंबर हो सकता है इधर उधर हो गया हो, बट 160 इतने ही करीब है। तो आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत को मेरे साथ लेमैन लैंग्वेज में कवर कर सकते हैं। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गुड नाइट।